Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 12th, and in this video we understand Indian economic development, and in Indian economic development we understand the third chapter, that's name is agriculture, industries and trade, which is related from 1950 to 1990, and it is our first part. Before moving forward, we should be understand when we learn this chapter what type of the concept we will be understand through this chapter. तो वो कौन कौन से होंगे? तो पहला हमारा एग्रीकल्चर होगा, ठीक है, जिसमें हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में समझेंगे. इसके साथ साथ टेक्निकल रिफॉर्म्स जिसमें HYV जो टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रिवोल्यूशन रहे उनके बारे में समझेंगे. देन आफ्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडियन इंडस्ट्रीज़, industrial development, and then after we will understand about the industrial policies revolution, IPR इसको बोलते हैं shortly 1956, and after that we will understand small scale industries, and third point होगा जिसमें जो main content में हमारे इसमें आता है जो हमारा होगा trade, जिसमें strategy of imports substitution के बारे में समझेंगे, and last the silent feature of the growth strategy during the period of 1950 and 1990 its bad effects and good effects के बारे में समझेंगे. तो सबसे पहले हम आज समझते हैं क्या एग्रीकल्चर. जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, एग्रीकल्चर के रिलेटेड टॉपिक्स होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर की बात कर लें. तो यहाँ एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स की बात होती है, ठीक है. लैंड रिफॉर्म्स जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स था, ये नॉर्मली क्या था, अगर हम बात करते हैं तो पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो सिस्टम थे, जो फार्मिंग सिचुएशंस थी, वो कुछ ऐसे थे कि जो लैंड होता था जहाँ पे प्रोडक्टिविटी की जाती थी, वो ज़्यादातर क्या होता था कि जो किंग होता था, एम्परर होता या ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल था या जमींदारी सिस्टम के अंदर कंट्रोल था, लोगों के पास नहीं था. तो इसमें रिफॉर्म्स किया गया कि जो ऐसे लोग जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको क्या किया जाए, ज़मीन देने का काम किया जाए, लैंड्स को देने का काम किया जाए, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकें और उसके लिए उसे कोई रेंट देने की जरूरत ना हो, कोई भी किसी भी तरीके की लायबिलिटीज़ को वियर ना करते हो. तो एज फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेटमेंट, लैंड रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एम्ड एट द रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन द इंडियन एग्रीकल्चर. अभी यहाँ पे क्या कहता है, जो इनइक्वालिटीज़ हैं यानी कि जो असमानताएं बैठी हुई हैं हमारे अपने इंडियन एग्रीकल्चर सिचुएशन में, इनइक्वालिटीज़ जो हैं उसको रिफॉर्म्स करने के, उसमें सुधार लाने की बात कर रहा है, ठीक है. रिफॉर्म्स का सेंस सुधार से होता है, जिसे आपको पता है. फिर कहता है इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंक्लूडेड द फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट. और ये किस तरह से, गवर्नमेंट के कुछ एक्शंस के थ्रू इसको इंक्लूड कर. कहता है एबोलिशंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ठीक है. अभी इसमें क्या है, थोड़ा सा गौर करिएगा. जैसे हमने कहा कि पहले जो लैंड होता था वो ज्यादातर जमींदारी पे होता था, या जमींदार हुआ करते थे उनके पास होता था, और ये भी किसको डील करते थे, ये एक सिस्टम होती थी जमींदारी सिस्टम. जो लैंड किंग होता था वो रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए सिस्टम को उसने एस्टैब्लिश करने का काम किया था. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, इसमें रिफॉर्म्स कैसे लाए, तो उन्होंने कुछ क्या किया, एबोलिशंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज की बात की. यहाँ पे कहता है इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द स्टेट एंड एक्चुअल टीलर्स ऑफ सॉइल्स. अब इसमें इंटरमीडिएटरीज क्या है, हम स्टेट्स की बात कर लें तो स्टेट की सिचुएशन में और इनके बीच में, यानी जो टीलर्स होते हैं, टीलर्स जो होते हैं, ठीक है, टीलर्स और स्टेट के बीच में जो एक इंटरमीडिएटरीज थी वो थी कौन सी, जमींदारी सिस्टम थी. जमींदार हुआ करता था इंटरमीडिएटरीज के रूप में, ठीक है. ये क्या करता, इनकी रिक्वायरमेंट यानी कि गवर्नमेंट जो कहती, उनकी जो जरूरतें होती थी, उनका जो टैक्स होता था, उनके जो टैक्सेस का कलेक्शन करने का काम करता था, और वो लेता किसे था, इनसे लेता था, टीलर्स. टीलर्स जो होते हैं स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास या तो अपनी खेती होती ही नहीं है या तो बहुत कम होती है. यहाँ आगे लिखा है द पॉपुलरली नोन एज जमींदार, जिसको जमींदार के नाम से जाना जाता है. अब आगे अगर हम बात करते हैं तो यहां जैसे कहता है
अब कहता है कि जमींदार वर obliged, एंड यहाँ पे एक चीज कहता है कि ऑनरशिप राइट्स वर गिवन टू दोज हु एक्चुअली कल्टिवेटेड और द टेलर ऑफ द सॉइल। अभी यहाँ पे क्या किया गया, जैसे मैंने आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे पास जो लैंड होता था एग्जैक्टली क्या होता था, वो या स्टेट्स के लैंड्स होते थे, या यूं समझ लीजिए कि जो किंग होता था वो उसका ऑनर होता था। तो उसने क्या किया, जो रिवेन्यू को कलेक्ट करना था उसका वो कलेक्शन किससे करता था, जमींदार के थ्रू करता था, और जमींदार उसको रिसीव कहां से करता था, टेलर्स के थ्रू। और टेलर्स होते कौन थे, टेलर्स जो होते थे वो एग्जैक्टली वो लोग होते थे जो कल्टीवेशन करने का काम करते थे, खेतीबाड़ी करने का काम करते थे, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, तो ऑनरशिप राइट्स वर गिवन टू दोज हु एक्चुअली कल्टीवेट। तो ऑनरशिप राइट क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया उन लोगों को जो वास्तव में क्या करते थे, जिस जमीन पे काम करने का काम करते थे, यानी कि सोइंग करने का काम करते थे, फर्टिलिटी को मेंटेन करने का काम करते थे। फिर यहां भी कहता है एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट इज इंटेंडेड टू अचीव द टू ऑब्जेक्टिव्स। अब इसका रिजल्ट क्या रहा कि गवर्नमेंट दो तरह के ऑब्जेक्टिव को रिसीव कर पाई। पहली, फर्स्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कल्टिवेटर्स बाय द जमींदार। तो जमींदार के थ्रू जो उसका शोषण होता था, ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया, स्टॉप करने का काम किया, रोकने का काम किया। यानी कि जैसे मैंने कहा कि अगर राजा कहता था हमें 10 रुपीज चाहिए, तो ये जमींदार क्या करता था, टेलर से लेता था, तो वो टेलर से 10 रुपीज न लेके 15 रुपीज की बात करता था। अब 15 रुपीज में वो क्या करता, 5 रुपीज अपने लग देता था और 10 रुपीज इनको। इनके पास जो टीलर्स होते थे उनके पास बस इतने ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट बचते थे जिससे वो अपनी लिविंग को किसी तरीके से सरवाइव कर सकते। मतलब ये कि वो ज्यादा ग्रोथ के सिचुएशन में, इकोनॉमिकल बेनिफिट के सिचुएशन पे प्रोडक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर पाते थे। तो ऐसा जब हुआ क्या कि इन सबको जब हटा दिया गया, जो टीलर्स था उसको ऑनर बना दिया गया, तो उससे क्या हुआ, जो उसका एक्सप्लेनेशन होता था उसको रोक दिया गया। फिर सेकंड पॉइंट की बात करें तो कहता है गिव द इंसेंटिव्स टू द कल्टिवेटर्स टू मेक द इंप्रूवमेंट ऑन लैंड एज इट्स ऑनर। अब उनको इंसेंटिव देने का काम करना शुरू कर दिया, उनको बेनिफिट्स देने का काम करता, ताकि जो कल्टिवेटर्स हैं, जो फार्मर हैं, वो क्या कर सके, जिस लैंड पे काम कर रहा है उसमें इंप्रूवमेंट्स ला सके। फिर आगे यहां कहता है द abolitions of intermediaries meant that some 200 lakhs tons get ownership rights and they came into the direct contact with the government for the payment of the land revenues। अब इसमें क्या हुआ कि जो abolition होता था, जो इनका शोषण होता था इंटरमीडिएटरीज के थ्रू, meant that the some 2 lakh tenants, जो लगभग 2 लाख छोटे फार्मर्स थे, गॉट द ऑनरशिप राइट्स। उनको क्या मिला, उनको जमीन पे जहाँ पे वो खेती कर रहे थे उनको वहाँ पे ऑनरशिप राइट्स मिल गया, उनको मालिकाना हक मिल गया। एंड दे कम इनटू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और वो क्या हो गया, गवर्नमेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अब उन्होंने क्या किया, जिस लैंड पे वो जमींदार को पेमेंट करते थे, अब वो जमींदार को पेमेंट ना करके सीधे गवर्नमेंट को पे करने का काम कर रहे थे। इस और दूसरी चीज इसका फायदा क्या हुआ कि दे वर बिकम द ऑनर ऑफ दैट लैंड। इससे क्या हुआ कि वो जब मालिक बन गए तो उनका अपना मालिकाना हक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो यहां अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग की। अगर बात करें तो जब लैंड होल्डिंग की बात करते हैं तो कहता है विद द व्यू ऑफ द प्रमोटिंग द इक्वलिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सीलिंग वर इम्पोज ऑन द होल्डिंग साइज। The ceiling on the holding size defined or they specified the maximum size of the cultivatable land that an individual or the family could own। अब यहाँ सीलिंग की बात करें या होल्डिंग्स की बात करें, सीलिंग ऑन होल्डिंग ऑफ लैंड की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ऑनरशिप को डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो मेन मोटो क्या था कि उनको पहले से तो लैंड का ऑनर बना देना। दूसरी चीज क्या थी कि ऑनरशिप के साथ इक्वलिटीज को मेंटेन करना, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बात हुई यहाँ पे। फिर सीलिंग वर इम्पोज्ड ऑन द लैंड होल्डिंग। सीलिंग को क्या किया, सीलिंग एंड फ्लोरिंग,
हमने कहा टॉप लेवल और बॉटम लेवल होता है, ठीक है, हमारा एक टॉप होता है, दूसरा बॉटम होता है। जो टॉप लेवल जो चीज थी मैक्सिमम की सिचुएशन को मेंटेन करने का काम किया गया। और इसमें क्या स्पेसिफाइड किया गया, इसमें डिफाइन करने का काम किया गया या स्पेसिफाइड करने की मैक्सिमम साइज एक फैमिली के पास कितनी होनी चाहिए लैंड की, यानी कल्टिवेबल लैंड जो है किसी एक फैमिली के पास मैक्सिमम कितना होना चाहिए, इसको उन्होंने डिसाइड करने का काम किया। क्योंकि बहुत हद तक आज के टाइम में हम उसको फॉलो नहीं करते, जो जितना मेंटेन कर लेते हैं, बट ऐसा किया गया था खासतौर से बड़े लोगों के लिए। क्योंकि जो बड़े लोग होते थे, अब जो जमींदार होता था या राजा तो उसके अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस हुआ करते थे, तो उन एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए उसको लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, रिवेन्यूज की रिक्वायरमेंट होती थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि वो बहुत बड़ा हिस्सा तो उसने डोनेट कर दिया गवर्नमेंट को कि हाँ आप जिसको देना चाहे वो उसको दे सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहा कि जो लोग उस प्लॉट पे या उस खेत पे खेती करने का काम कर रहे थे, दे आर बिकम ऑनर। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि गवर्नमेंट ने जो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी उसको भी बैन कर दिया, नहीं, उसको फुलफिल करने के लिए वो मैक्सिमम लिमिटेशन को भी मेंटेन करने का काम किया। यहाँ क्या था, सरप्लस लैंड यानी कि ओवर एंड अबव द सीलिंग लिमिट्स। सरप्लस लैंड की अगर बात कर ले तो वॉज रिज्यूम्ड बाई द गवर्नमेंट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट अमंग द स्मॉल होल्डर्स और द लैंडलेस लेबर्स। अब इसमें क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि हमको 2 हेक्टेयर लैंड की रिक्वायरमेंट है हमारी अपनी जो लिविंग से उसको प्रॉपरली मेंटेन, लेकिन मेरे पास अभी 10 हेक्टेयर्स हैं, तो इसमें से जो 8 हेक्टेयर्स रिमेनिंग रह रहे हैं इसको गवर्नमेंट अपने पास रख लेती और 2 हेक्टेयर जो हम यूज कर सकते वो हमें दे देती। और इसको करती क्या, वो रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती, कैसे, स्मॉल होल्डर्स को, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास कम खेती हो या फिर जिनके पास खेती ही नहीं, यानी कि लैंडलेस लेबर की बात कर। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अब इसकी अगर हम बात करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स की, तो इसमें कहता है विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग द फ्रेगमेंटेशन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स वाज अकॉर्डेड अ हाई प्रायोरिटी। यानी कि फ्रेगमेंटेशन को बनाए रखने के लिए कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स को ज्यादा प्रायोरिटी देने का काम किया, यानी कि इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया गया लोगों की लिमिटेशन को। फिर कहता है कंसोलिडेशन इज अ प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू द फार्मर्स एट वन प्लेस फॉर हिज स्कर्टेड होल्डिंग्स हियर एंड देयर। कहता है कि उसको क्या किया गया था, जैसे एक फार्मर को लैंड दिया गया, भैया यहाँ पे एक लैंड तुम ले लो, दूसरा यहाँ ले लो, तीसरा यहाँ ले लो, अलग अलग जगहों पे उसको प्लॉट दिए गए, किसके लिए, फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए। लेकिन बाद में क्या किया गया, ऐसी सिचुएशन में या तो ये वहाँ ठीक से काम कर पाता, या तो यहाँ काम कर पाता, वो ठीक तरीके से हर जगह काम नहीं कर पाता था। तो गवर्नमेंट ने ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम किया कि उसने एक ही जगह पे जो फार्मर्स थे उनको सारे लैंड प्रोवाइड करा दिए, यानी कि जो प्लॉट वगैरह वो दे रही थी फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए उसको एक ही जगह प्रोवाइड करा दिया, अलग अलग न देकर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो फार्मर है आपका वो क्या कर सकेगा, अच्छे से खेती कर पाएगा। आगे देखते हैं, 4th पॉइंट की बात करें। यहां कहता है रेगुलेशन ऑफ रेंट, और रेंट के रेगुलेशन की अब बात करता है तो कहता है टू पुट एन एंड ऑफ एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सट्रैक्शंस फ्रॉम द कल्टीवेटर्स रेंट वर regulated. Generally, these were not to exceed 1/3 of the value of his crop या value of crops. अब यहाँ पे क्या रेंट को रेगुलेट करने का काम किया गया। तो एग्जैक्टली क्या था कि अगर वो मान लीजिए 100 मान लीजिए 300 वो क्या कर रहा है, 300 किलोग्राम्स वो प्रोडक्टिविटी कर रहा है इन अ प्लॉट, तो उसका जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 1/3 यानी कि 100 किलोग्राम से ज़्यादा टैक्स या रिवेन्यू के रूप में जो गवर्नमेंट है वो रिसीव नहीं कर पा रही थी। मतलब इससे ज़्यादा वो रिसीव नहीं, इससे कम कर सकती लेकिन इससे ज़्यादा वो रिसीव नहीं कर सकती। तो ये सिचुएशन को यार रेंट रेगुलेशन की बात कर रहा है। फिर हम बात करेंगे तो कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात करें तो कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज प्रमोटेड टू एनहांस द ब्रिंगिंग पावर टू द सेल स्मॉल होल्डर्स। अब इसमें क्या था, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग थी उसमें क्या था, प्रमोट करने का काम किया गया था, किसके, एनहांसिंग द बार्गेनिंग पावर।
किस चीज को बढ़ाने का? बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स। अब स्मॉल होल्डर्स का मतलब वो लोग जो छोटे किसान थे, जो छोटी फार्मिंग एक्टिविटीज को मेंटेन कर रहे थे, जिनके पास ज्यादा जमीनें नहीं थी, ज्यादा फार्मिंग एक्टिविटी, उनके लिए, क्योंकि उनको बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं होता था, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज होती है वो क्या करती है? इस तरह के इश्यूज को सॉल्व करने का काम करती है। और ऐसा होने की सिचुएशन में क्या है, जो फार्मर है उसके पास बार्गेनिंग पावर है, तो वो अपने प्रोडक्ट को अपनी रिलायबिलिटी के बेसिस पे क्या कर सकता है? सेल आउट कर सकता है। कलेक्टिवली द फार्मर्स could buy inputs at a lower price and sell their product produce at the higher price। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे, जो इनपुट्स का मतलब नई नई टेक्नोलॉजी जो लेना या जो मटेरियल उनको चाहिए उनके फार्मिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, वो सारी चीजों को वो क्या करते हैं? लोअर प्राइस पे परचेस करते हैं, यानी दैट अमाउंट विच इज ऑन मिनिमम प्राइस, लोअर प्राइस पे प्रोड्यूस करते, ठीक है, परचेस कर लेते, एंड देन आफ्टर जो प्रोडक्ट वो बना रहे थे, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको अच्छे प्रॉफिट में बेचने का काम कर पा रहे थे। तो ये एक फायदा हुआ किससे? जो हमारा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उससे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो पार्टियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की अगर बात करें, तो पार्टियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं, डिस्पाइट द नोबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, दीज रिफॉर्म्स वर ओनली द पार्टियली इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री। अब जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था, जिस तरीके का ऑब्जेक्टिव जगह लैंड रिफॉर्म्स, उन लोगों को लैंड दे देना जिनके पास लैंड नहीं है, ठीक है, रेवेन्यू का एक 1/3 से ज़्यादा रिसीव ना करना, तो ये क्या था? इसको जो कंट्री में, हमारी अपनी जो कंट्री, इसमें जो इसको अप्लाई किया गया था, एग्जैक्टली पार्टली किया गया था, पूरी तरीके से नहीं किया गया। दीज वर efficiently introduced only in the state of West Bengal and Kerala। यानी कि जो लैंड रिफॉर्म्स का इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, उसको अगर ढंग से देखा जाए तो केवल 2 जगहों पे उसको क्या किया गया था? पूरी तरीके से अप्लाई करने का काम किया गया था। वो 2 जगह थे हमारे वेस्ट बंगाल और केरला थे। इन मोस्ट ऑफ अदर पार्ट ऑफ कंट्री द लैंड रिफॉर्म्स वर ओनली ऑन द प्रोपोगेट and not efficiently implemented। This was become the 2 reasons। अब कहता है कि इसके अलावा अगर बात कर लें, वेस्ट बंगाल और केरला के अलावा बात कर लें, तो ज़्यादातर जो पार्ट थे अपनी कंट्रीज के, वहां पे केवल इसको प्रोपेगेट किया गया था कि ऐसा होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या था, इसको इफिशियंटली तरीके से अप्लीकेबल नहीं बनाया। इसका 2 रीजन था। पहला क्या, जमींदार इज इन मोस्ट केसेस मैनेज द evict and tenants to show themselves as the cultivators and the legitimate owners of the soil। अब यहाँ पे क्या रहा कि जो जमींदार थे उन लोगों ने खुद को कल्टीवेटर दिखाया कि वी आर नॉट अ ऑनर, हम जमींदार नहीं है, हम हमारे पास जो भी लैंड हम उस पर कल्टीवेट करते हैं, प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करते हैं, सबको उसने। या फिर क्या किया, उन्होंने अपने रिलेटिव्स को इसको दे दिए कि चलो भैया ये चाचा है, ये पापा है, ये मामा है, ये दादा है, सबको उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एग्जैक्टली उन्होंने अपनी फैमिली में अपने लैंड ऑफ प्लॉट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया, जिससे क्या था, वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होने की वजह से क्या था कि उनके पास जो गवर्नमेंट को देने के लिए लैंड्स थे वो बहुत ही कम थे। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट जो रहा वो एक रीजन ये रहा। दूसरा क्या रहा, दूसरा जो रहा यहां पे वो ये कहता है कि द लैंड लॉर्ड्स चैलेंज द लैंड सीलिंग्स लेजिस्लेशन इन द कोर्ट विच प्रोवाइडेड द लैंडलॉर्ड इनफ टाइम टू एविक्ट द सीलिंग एक्ट। अब यहाँ पे क्या किया, जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमीन के मालिक थे, उन्होंने क्या किया, कोर्ट में इसको चैलेंज करने का काम किया, जिसमें कोर्ट ने उसको काफी टाइम दे दिया इस सीलिंग एक्ट को इवेक्ट करने का। एंड दे मैनेज टू रजिस्टर देयर सरप्लस लैंड इन देयर नेम ऑफ द क्लोज रिलेटिव्स। अब देखिए, मैंने आपसे जो कहा कि उन्होंने क्या किया, अपने रिलेटिव्स को देने का काम किया, अपने चाचा को, मामा को, ताता, जिसको भी देना है। अब यहाँ पे जो कह रहा है कि जब इनको टाइम मिल गया तो इन्होंने सारी जो प्लॉट्स थी, जो जमीनें थी उनके पास, जो वो फार्मिंग कर रहे थे, उनको क्या किया, उन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में बांट के
चाचा जी को दे दिया, फूफा जी को दे दिया, मौसा जी को दे दिया, दादाजी को दे दिया, अपने रख लिया, भाई को दे दिया। तो इस तरीके से अपने ही लोगों में उसको क्या क्या उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर दिया ताकि उनकी जमीनें उनके पास ही बनी रहें। अब हम बात करेंगे नए टॉपिक पे जो कि हमारा है टेक्निकल रिफॉर्म्स की। अगर बात करें टेक्निकल रिफॉर्म्स में था क्या, तो यहां पे क्या था टेक्निकल रिफॉर्म्स, हाई वेल्थ वैरायटी सीट्स जो होती हैं एंड टेक्नोलॉजिकल एंड ग्रीन रिवोल्यूशन की जब बात करेंगे तो इसमें कहता है द प्रॉब्लम ऑफ द फ्लो लो प्रोडक्टिविटी वाज द लैग्ड सॉरी द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी वाज लैग्ड बाय अ वे ऑफ टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब देखिए टैकल जो किया गया था, जो प्रॉब्लम थी लो प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, जो प्रॉब्लम थी हमारी, अरे यार ठीक है, जो प्रॉब्लम थी प्रोडक्टिविटी की, लो प्रोडक्टिविटी की, जैसे कि हमने देखा कि हमारी लो प्रोडक्टिविटी की सिचुएशन क्या थी कि हम बहुत बड़े लैंड पे काम करते थे लेकिन हमारी ज़रूरतों के हिसाब से वर्क नहीं हो पाता था। तो इस सिचुएशन को क्या किया गया, इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज करके सॉल्व करने का काम किया था। अब उसमें क्या था, दीज रिफॉर्म्स इवोल्यूटेड अराउंड द हाई यील्ड वैरायटीज यानी कि HYV के साथ सीड्स। अब इसको इवोल्यूट क्या करेंगे, जिस लैंड पे हम पहले प्रोडक्टिविटी कर रहे थे ट्रेडिशनल सीड्स को यूज करके, जो पहले जैसे हमारा चला था, तो हम लो प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया, हाई यील्ड वैरायटीज की अगर बात करें तो इन सीड्स को यूज करने का काम किया, जिससे प्रोडक्टिविटी क्या है, यूज ऑफ द HYV सीड्स अलोंग विद द केमिकल फर्टिलाइजर। किसके साथ साथ, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स लीड्स टू द सब्सटेंशियल रेज इन द लेवल ऑफ द एग्रीकल्चरल आउटपुट। अब इसने क्या किया, हम केमिकल जो टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन थी उसको इस्तेमाल करने लगे, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा लो प्रोडक्टिविटी था, ये लो से क्या हो गया, हाई होना शुरू हो गया, यानी कि कुछ इसमें इंप्रूवमेंट आने शुरू हो गए। अब कहता है द रेज इन आउटपुट was the so significant that it was called the green revolution। और ये जो बदलाव रहा, ठीक है, बहुत ही बड़ा इंपैक्ट रहा, और इस सिचुएशन को ही हम लोगों ने क्या किया, सिग्निफिकेंटली अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन, कि प्रोडक्टिविटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के तौर पे देखने का काम शुरू किया। अब हम बात करते हैं आगे, द टर्म्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन टू क्रॉप्स एंड रिवोल्यूशन। जो ग्रीन का सेंस है, ग्रीन का सेंस क्रॉप से लिया जाता है, और रिवोल्यूशन का सेंस सपोर्ट से लिया जाता है, यानी सिग्निफिकेंट रेस से लिया जाता है। फिर कहते हैं टुगेदर दीज टर्म्स इंप्लाइज अस स्पॉट्स इन द क्रॉप प्रोडक्शन। इसका जो टर्म्स था उसको क्या करना है, सिग्निफिकेंट रेज इन द क्रॉप प्रोडक्शन से लिया था, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए उससे लिया था। फिर भी कहता है इट्स स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1967 से इसको स्टार्ट किया गया था, और 68 में इसको मतलब 1 ईयर प्लान में था ये, ठीक है। इन ईयर 67-68 itself the food grains production increases by the nearly 25%। अब फायदा क्या हुआ कि जो हमारा मान लिया हमारे पास 10% का प्रोडक्टिविटी हमारी अपनी जरूरत के हिसाब से हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हुआ 25% का इंक्रीजिंग देखने का काम किया गया, यानी कि अब की प्रोडक्टिविटी वो हमारी होगी 35% टोटल प्रोडक्टिविटी हमारी होगी। तो ये थोड़ा सा एक फायदेमंद रहा इसका कि इसको लाने से क्या हुआ कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो क्या हुई, बढ़ गई। आगे क्या कहता है, कहता है इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट। मैंने आपको बताया सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है कि अपने ऊपर निर्भर होना, ठीक है। इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड्स ग्रेन्स एंड सक्सेसफुली द ब्रोक द विक्टिशियस साइकिल ऑफ द एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। अब इसने क्या किया, जो एग्रीकल्चर मंदी चल रही थी, बहुत धीरे धीरे हमारा इकोनॉमी चल रहा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा बहुत स्लो चल रहा था, इसको ब्रेक करने का काम किया किसके थ्रू, टेक्नोलॉजिकल और ग्रीन रिवोल्यूशन के पॉलिसीज के थ्रू। आगे अगर हम बात करें तो हम एलिमेंट्स ऑफ हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो यहां पे बोला जाता है HYV टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स द 4 प्रिंसिपल एलिमेंट्स एज अंडर। अब पहला क्या, यूज ऑफ द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स।
ज़्यादा से ज़्यादा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करने की बात कर रहा है। तो यहाँ कहता है सिंस 1965 द HYV सीड्स स्टार्टेड द रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल वैरायटीज। कन्वेंशनल वैरायटीज का सेंस यहाँ पे ऐसी वैरायटी ऑफ द सीड्स से था जो हम जनरेशन मतलब बहुत पहले से एक ही सीड्स को यूज करते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है कि यहाँ जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है, यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्टिविटी ये हो रही है, इस प्रोडक्टिविटीज में से क्या करते हैं, जो हमारे सीड्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं अपनी यूज के लिए तो रख लेते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं इसके साथ साथ हम इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज कर लेते हैं। यानी कि जो पुरानी हमारे पास सीड्स थी उसको हम क्या कर रहे थे, रिप्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे थे, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता था। लेकिन जब HYV सीड को हमने यूज करना शुरू किया तो ये क्या होता था, मिक्सअप सीड्स होता था, जिसको कहते हैं मिक्स सीड्स की रूप से भी देख सकते हैं, जो अलग अलग सीड्स को मिला के एक नई सीड्स को जनरेट करने का काम किया था, जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती थी। फिर कहते हैं HY सीड्स गेन द पॉपुलैरिटी फॉर द व्हीट, बाजरा, राइस, ज्वार एंड द कॉटन। तो इन सब चीजों के लिए इसने क्या किया, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी, यानी इसमें बहुत अच्छी प्रोडक्शन होने की वजह से लोग इसको पसंद करना शुरू कर दिए थे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसी तरह के प्रोडक्ट को सोइंग करने का काम कर रहे थे। आगे भी कहता है इन पर्टिकुलर इट इज दी सीड्स विच लेड टू अ सब्सटेंशियल रेज इन द एग्रीकल्चरल आउटपुट। अब इसका पर्टिकुलर यूज होने से क्या रहा कि ये वो सीड्स रहे जिनकी वजह से जो एग्रीकल्चरल आउटपुट था उसमें सब्सटेंशियल एक बैलेंस्ड रेज आने का काम हुआ, यानी कि बढ़ोतरी हुई। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, पहले हम क्या करते हैं कंपोस्ट फर्टिलाइजर को यूज करने का काम करते थे, लेकिन जब हमारे पास रिवोल्यूशन आया, ग्रीन रिवोल्यूशन आया, तो हमने क्या किया, फर्टिलाइजर जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको यूज करना शुरू किया। यानी कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी में जो वीकनेस थी हमने उसको क्या किया, केमिकल के थ्रू उसको फुलफिल करने का काम किया, जिससे प्रोडक्टिविटी को हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते थे। यूज ऑफ द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स रिक्वायर द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर। कहता है कि जब हम HYV के सीड्स को यूज कर रहे हैं तो उस समय हमको रिक्वायरमेंट क्या थी, फर्टिलाइजर की जरूरत होती थी। As the use of HYV increase, so did not use of the chemical fertilizer। कहता कि यहाँ जैसे कह रहा है कि as the use of the HYV increased, जैसे जैसे हमने क्या किया, HYV सीड्स को इंक्रीज किया, उसके साथ साथ हमने क्या किया, फर्टिलाइजर को भी यूज करना शुरू कर दिया। द एस्टिमेट्स ऑफ द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिवील दैट द ऑलमोस्ट 272.28 lakh tons of a chemical fertilizer was consumed in the during the 1890। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, हम जब इसको ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम फर्टिलाइजर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हमारा एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसकी जो रिपोर्ट कहती है 2018 और 19 के अकॉर्डिंग, तो वो कहता है कि 272.28 लाख हमने क्या किया अब तक नहीं, मतलब इस एक सेशन में हमने क्या किया है, फर्टिलाइजर को कंज्यूम करने का काम किया, यानी कि फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फूड ग्रेन्स। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, यूज ऑफ द इंसेक्टिसाइड एंड द पेस्टिसाइड्स फॉर द क्रॉप्स प्रोटेक्शन। हमने क्या किया, क्रॉप प्रोटेक्शन को मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा केमिकल को यूज करने का काम किया, क्योंकि हमें पता है जब प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी होती है तो उसमें क्या होता है, बहुत तरह के इंसेक्टिसाइड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हमने क्या किया, पेस्टिसाइड्स वगैरह को इस्तेमाल किया, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को। तो कहता है ऑल अलोंग विद द फर्टिलाइजर द यूज ऑफ HYV seeds also require the use of the pesticides to protect the crops against the pest and disease। बीमारियों से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए हमने क्या किया, प्रोटेक्ट करने का काम किया। तो उसमें हमने यूज क्या किया, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को हमने यूज करने का काम किया, जिससे हमारी प्रोडक्ट क्या रहे, सेफ रह सके। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट की जो होता है एक्सपेंशन ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज। पहले हम नेचुरली डिपेंडेंट होते थे किस पे, नेचर के ऊपर। हमारे पास जो इरिगेशन जो होता था वो नेचुरल रेनफॉल के थ्रू ही होता था। अगर हमारे पास अच्छी रेनफॉल हुई तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होती थी, रेनफॉल अच्छी नहीं हुई तो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम में हमने देखा कि रेनफॉल पे हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल वगैरह को यूज कर लेते हैं,
ठीक है, हम मैकेनिज्म को यूज करके वाटर को, ग्राउंड वाटर को यूज करने का काम करते हैं और उससे हम इरिगेट करने का काम करते हैं अपने फील्ड को। तो यहाँ कहता है HYV सीड्स नीड टू बी डीपली इरिगेटेड, HYV सीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेट करने की जरूरत होती है। फिर कहता है टू कॉप विद द नीड द सेवरल मेजर्स एंड द माइनस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च्ड अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब यानी कि इस नीड्स को पूरा करने के लिए, यानी HYV जो सीड है इसकी जरूरत, वाटर की जरूरत को फुलफिल करने के लिए कुछ बड़े तो कुछ छोटे भी प्रोजेक्ट कंट्री में अलग अलग हिस्सों में लॉन्च करने का काम किया गया। इट इज अ सिग्निफिकेंट दैट द वाइल इन 1951 ब्रेवली द 17% केवल हमारे पास इरिगेशन सिस्टम था, परसेंट ऑफ द लैंड वॉज अंडर द परमानेंट मीन्स ऑफ द इरिगेशन, यानी कि 17% लैंड को हम इरिगेट कर पा रहे थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लानिंग के दौरान, तो अगर देखें तो हमारा जो पहले 17% था, आज के टाइम में 45% लैंड जो है हम क्या करते हैं प्लानिंग में, जो ग्रीन रिवोल्यूशन प्लानिंग से उसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, आज के टाइम में हम उसको इरिगेट कर पा रहे हैं। So dear students, in this video, that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.